उनकी शादी क्या हुई, मानो आस-पड़ोस के लोगों को चर्चे का एक और विषय मिल गया। एक ने कहा, देखा, भाभी के गए हुए 6 महीने भी नहीं हुए होंगे कि श्रीमान ने ब्याह रचा लिया। किसी ने कहा, शादी करने में इतनी जल्दी देखकर लगता है जैसे जनाब इंतजार ही कर रहे थे कि पहली वाली कब लुढ़के और ये दूसरी ले आए। एक बुजुर्ग ने मानो अंदर की बात खोलते हुए कहा, अरे भैया, पहले वाली तो इससे वैसे भी तंग आ चुकी थी। रोज देर गए रात में घर लौटना, ना घर द्वार का ख्याल, ना कोई जिम्मेदारी। वह बेचारी तो घर की चक्की में ही पीसकर खत्म हो गई। एक ने बात बढ़ाई, बस इन्होंने तो बीवी को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा था। देखा नहीं, 5 बरस में उसे 3 बच्चों की अम्मा बना दिया। कहते हैं जब मरी उस समय भी वह पेट से थी। जितने मुंह उतनी बातें। रमेश बाबू और शोभा के रिश्ते पर हर एक का अपना टेढ़ा नजरिया था। मनोहर भाई कहने लगे, अरे जिसे रमेश बाबू ब्याह कर लाए हैं वह कौन सी सती साध्वी है, हमारे ही गांव की तो है। उसके लक्षण भरा कौन नहीं जानता। अच्छा हुआ जो भाग्य से रमेश बाबू की तरह दूसरी बार घोड़ी चढ़ने वाला दूल्हा इसे मिला। पहले से रमेश बाबू के 3 बच्चे हैं। अगर यही रफ्तार इन्होंने जारी रखी तो प्यारे भाई, बुढ़ापे के पहले ही इनकी कमर टेढ़ी हो जाएगी। मनोहर ने अपनी आशंका प्रकट की। कहने लगे, हमें तो डर लगता है कि इस सौतेली मतहारी की इस मासूम बच्चों के साथ किस तरह पटरी बैठेगी। लोगों की इन टेढ़ी मेरी बातों का रमेश और शोभा पर कितना असर होता था, यह आंकना तो कठिन था, किंतु यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता था कि इन दिनों रमेश बाबू में काफ़ी बदलाव आ गया था। अब वह दफ्तर से सीधे घर आ जाया करता था। पहले की तरह उसने बात बात पर बच्चों को झिझकना बंद कर दिया था, बल्कि इसके उल्टे दफ्तर से लौटते वक्त शाम को वह उसके लिए कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें साथ ले आता। बच्चों के लिए हर शाम कुछ न कुछ लाने का कार्यक्रम जब लंबी अवधि पकड़ने लगा तो शोभा से न रहा गया। एक दिन उसने कह ही दिया, मैं तो कहूँ बाजार से यह सब रोज लाने की बजाय तुम मुझसे कह दिया करो कि क्या खाना है, मैं खुद बना दिया करूँगी। अब तुम ही कहो, आज जो तुम लाए हो वह पाव भर बर्फी 100 रुपए की तो होगी ही न, और मैं कहूँ इसी 100 रुपए में घर में कोई ऐसा पकवान बन सकता था जिसे पूरा घर भरपेट खाता। रमेश बाबू सोचते थे, शोभा गांव की लड़की है, उसे शहर की बर्फी मलाई की चाह होगी। आज उन्होंने उसका जवाब सुना तो तबीयत झक रह गई। रमेश बाबू ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहती हो, कल रविवार है, सुबह के नाश्ते में हलवा हो जाए, बहुत दिनों से बच्चों ने भी नहीं खाया, सो हम सब कल डटकर खाएंगे। हलवे की बात सुनकर बच्चों की जी में पानी आ गया। मोहित बोला, नई मम्मी से हमारी मम्मी जैसा हलवा भला कैसे बनेगा। शोभा ने मोहित को अपने पास खींचते हुए कहा, बेटे, नई मम्मी पुरानी मम्मी सभी एक जैसा हलवा बनाती है, घी शक्कर और सूजी मिलाओ, बस मोहित का हलवा तैयार है ना। शोभा ने आकर इस घर को कुछ इस तरह संभाला था कि बच्चों को उसने यह महसूस ही नहीं होने दिया कि उसके ऊपर से कभी मातृत्व का साया उठा था। शोभा माँ की पूरी ममता उन पर उड़ेल देती, बच्चों की देखभाल, घर का सारा कामकाज और उसके उसके रमेश बाबू की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए वह सीमित आमदनी में गृहस्थी चला रही थी। उसने घर को कुछ इस तरह संभाला था कि ऐसा लगता ही नहीं था कि इस घर में साल भर पहले कोई तूफान गुजरा था। इस सब के बावजूद भी आस पड़ोस के लोगों की नज़र में वह माँ नहीं थी, वह सौतेली माँ थी। दबी जुबान में स्त्रियाँ कहा करती, यह सब तो 4 दिन के चोचले हैं, अभी सौत सौत के बच्चों को बेटा बेटा करती है, खुद का एकाध पैदा हो जाने दो, फिर देखना यह माया ममता दूर हो जाएगी, तुम देखना इन्हें पूछेगी भी नहीं। शोभा इस बातों को सुनकर टाल देती, आखिर किस किस का मुंह बंद करती। और फिर समय इसी तरह कटता रहा। दिन से हफ्ते, हफ्तों से महीने और महीने से बढ़ते बढ़ते साल पर उतर गए। शोभा की दिनचर्या बिना किसी बदलाव के वैसे ही चलती रही थी। बस एक ही बात जो अब लोगों को खटकती थी वह यह थी कि इन 10 वर्षों इस 10 वर्षों के बाद भी उसकी गोद हरी नहीं हो पाई थी। जब वह आई थी तभी लोगों ने ताने बाने थे। जब वह रमेश बाबू और बच्चों के साथ गृहस्थी में घुल मिल गई तो सुनने को मिला कि इसका व्यवहार एक दिखावा है। जब इसके बच्चे होंगे तब यह इन बच्चों की दुर्दशा कर देगी, और अब जब उनके बच्चे नहीं हुए तो भी लोगों ने उसे नहीं बख्शा। उस दिन रेखा चाची कहने लगी कि रमेश के भाग्य में यह जनमंजिली बाँझ ही लिखी थी। बात तो उन्होंने बड़ी दबी जुबान में कही थी, पर वह शोभा के कान तक पहुँच गई। उसने सुना तो न जाने कैसे आँखों के कोर से 2 बूँदें टपक गई। किसी औरत की गीली आँखों में छलक आई। इबारत को पढ़ना कोई सहज बात नहीं है। जिस विकसित मातृत्व की छाँव में 3-3 बच्चे पल रहे हों, उसी को बाँझ कहना कितना उचित होगा। क्या बाँझ की परिभाषा किसी स्त्री द्वारा प्रसव वेदना सहकर संतान उत्पत्ति करने भर से जुड़ी है। शोभा जिसने अपने मातृत्व को इन बच्चों के साथ पूरे तौर
पर जोड़ लिया है। उसे बाँझ कहना कहीं मातृत्व का अपमान तो नहीं हो जाएगा? करकतरी सी जुबान चलाने वाली रेखा चाची जैसी स्त्रियों के पास इतना सब सोचने का समय कहाँ है? फिर एक बात और भी तो है, बाँझ तो उसे कहा जाता है जिसमें प्रजनन क्षमता ही न हो। जहाँ तक शोभा का प्रश्न है, उसने तो सोच समझकर बाँझपन ओढ़ रखा था। उसे लगा था कि इन बच्चों की परवरिश में कोई कमी न रहे। वे बच्चे जिसकी माँ बनने का दायित्व इस घर की दहलीज में कदम रखते ही उसे मिला था। कोई यह न कह सके कि खुद के बच्चे हो जाने के बाद शोभा ने सौत के उन बच्चों को तिरस्कृत करना शुरू कर दिया, जिन पर कभी वह जान छिड़का करती थी। इसी उपाहोप में एक दिन उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अपनी कोई संतान नहीं होने देगी। पिछली बार जब वह अपनी माँ को देखने मायके गई तो वहाँ कुछ ज़्यादा ही रुक गई। उस बार लौटने पर रमेश बाबू शोभा पर बहुत बिगड़े थे, कहने लगे, तुम्हें मायके पहुँचकर यहाँ का ख़याल ही नहीं रहता। तुम इन बच्चों को भी भूल जाती हो। और अपनी अ, नम हो रही आँखों को छिपाते हुए शोभा ने सकुचाते हुए बताया, इस बार बच्चों की खातिर ही देर हो गई। तुम भरोसा रखो जी, अब मैं सारा जीवन बच्चों की ज़िम्मेदारी अच्छी तरह निभा सकूँगी। भावावेश में वह कह गई, अब मैं रेखा चाची की बाँझ नहीं हूँ, बल्कि अपने पूरे 3 बच्चों की माँ हूँ। रमेश बाबू शोभा को एकटक देखे जा रहे थे। उन्हें लगा जैसे शोभा उनकी दूसरी औरत नहीं है, बल्कि वह पहली पत्नी सूनम का ही प्रतिरूप है। वे केवल इतना ही कह पाए, भला ऐसी क्या जल्दी थी? कम से कम ऑपरेशन करवाने के पहले एक बार मुझसे तो पूछ लेती। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब